एक बच्ची जो बेहद ही गरीब परिवार में जन्म लेती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बड़ी होती है, अपने आस पड़ोस में जब अमीर लोगों को देखती है तो उसके भी अपनी आंखों में ढेरों सारे सपने जग जाते हैं। सोचती है कि मैं भी जब बड़ी होंगी अमीर बनूंगी। पिता जो कि बेहद ही गरीब होता है, जहाँ तहाँ मजदूरी करके अपने परिवार की पालन पोषण करता है। जैसे ही बच्ची जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, एक दिन पिता उसका रीति रिवाज के तहत उसकी शादी कर देता है। लेकिन शादी कर जब अपने ससुराल जाती है तो अपने साथ में ढेरों सारे सपने लेकर जाती है। लेकिन ससुराल पहुंचने के बावजूद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पाती है। इसीलिए अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़ती है जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है हनुमानगढ़ और इसी हनुमानगढ़ का एक थाना पड़ता है टिब्बी। टिब्बी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कमरानी, और इसी कमरानी गांव का रहने वाला हंसराज, पत्नी का नाम सविता देवी। हंसराज की दो बेटियां, जिसमें बड़ी बेटी का नाम पूजा जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, छोटी बेटी का नाम अंजू जिसकी उम्र है लगभग 19 साल। हंसराज जो कि बेहद ही गरीब है, जहाँ तहाँ खेतों में मजदूरी करता है और अपने बच्चों की परवरिश करता है। लेकिन हंसराज की बड़ी बेटी पूजा जब अपने आस पड़ोस में अमीर लोगों को देखती है तो पूजा के भी आंखों में ढेरों सारे सपने जग जाते हैं। पूजा सोचती है कि मैं भी जब शादी कर अपने ससुराल में जाऊंगी, ऐसो आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगी। जैसे ही पूजा और अंजू अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, हंसराज अपनी दोनों बच्चियों की शादी रीति रिवाज के तहत साल 2012 में चूरू जिले के रहने वाले घन्नाराम के दोनों बेटों से कर देता है। घन्नाराम जिसकी पत्नी का नाम विद्यावती। घन्नाराम के दो बेटे ही हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम कल्लूराम जिसकी उम्र है लगभग 23 साल, छोटे बेटे का नाम दीपक जिसकी उम्र है लगभग 21 साल। पूजा की शादी कल्लूराम से होती है और अंजू की शादी दीपक से होती है। साल 2012 में पूजा जब शादी करके अपने ससुराल जाती है, अपने परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करना शुरू करती है। लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। कल्लूराम भी खेतों में मजदूरी का ही काम करता है और इस 1 साल में कल्लूराम की एक बेटी भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, पूजा को समझ में आ जाती है कि ससुराल में भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। इसीलिए पूजा अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपने ससुराल वालों से झगड़े तकरार करना शुरू करती है। जब अपने सास से झगड़े तकरार करती है, ऐसी ऐसी बातें करती है कि उसकी बातों को सुन करके उसके सास को भी समझ में आ जाती है कि पूजा अलग रहना चाहती है। एक दिन पूजा भी खुल करके अपने पति कल्लूराम से कहती है कि हम अलग रहेंगे तभी शायद हमारे जीवन में कोई बदलाव आ सकती है। और आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। आखिरकार एक दिन कल्लू की माँ एक फैसला लेती है और अपने बेटे कल्लू से कहती है कि तुम अपनी पत्नी को अलग लेकर के हट जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी कहीं खुश हो जाए। आखिरकार कल्लूराम भी अपनी माँ की बात मान लेता है और अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को लेकर के अपने ही ससुराल कमरानी पहुंच जाता है और अपने ससुराल में ही अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू कर देता है और अपने ससुराल में भी खेतों में मजदूरी का काम करता है। देखते ही देखते लगभग 4 साल का और समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी पूजा के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ पाती है। पूजा के ही पड़ोस की रहने वाली अर्चना सिंह के पति का नाम कक्का सिंह, कक्का जो अर्चना से लव मैरिज करता है। अर्चना जो कि रावतसर की रहने वाली है। अर्चना के पिता का नाम कौर सिंह और अर्चना का एक छोटा भाई संदीप जिसकी उम्र है लगभग 20 साल। अर्चना की माँ 5 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। अक्सर संदीप अपनी बहन से मिलने के लिए इसी कमरानी गांव आते जाते रहता है। एक दिन संदीप जब अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है तो वहीं पे उसकी मुलाकात पूजा से होती है। अर्चना पूजा की परिचय संदीप से कराती है, कहती है कि पूजा मेरे पड़ोस की रहने वाली है। उसके बाद से संदीप और पूजा दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। पूजा जब संदीप से बातचीत करती है तो अपने पूरे घर के परिवार की माली हालत संदीप से बताती है। इसे सुन करके संदीप को भी बड़ा अजीब सा लगता है। संदीप को लगता है कि वाकई में पूजा की हालत बहुत ख़राब है। संदीप पूजा से कहता है कि मेरे पिता एक ज़मींदार के यहाँ काम करते हैं, अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे पति के लिए मैं अपने पापा से बात करूंगा। पूजा भी कहती है कि अगर कुछ बेहतर हो सकता है तो मेरे लिए कुछ कीजिए। संदीप जब दोबारा अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है तो पूजा से भी मुलाकात करता है और कहता है कि दरअसल मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पति दोनों के लिए पापा से बात किया है। पापा ने बोला है कि तुम दोनों का ही वहाँ पे ज़मींदार के यहाँ नौकरी लग सकती है और बदले में तुम दोनों को 700 रुपये का रोज़ का दिहाड़ी भी मिलेगा। जैसे ही संदीप इस तरह की बातें पूजा से कहता है, इसे सुन करके
पूजा भी खुशी के मारे उछल जाती है और कहती है कि मैं आज शाम को ही अपने पति से बातचीत करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने पति को लेकर वहां पे आऊं। शाम के जब पूजा का पति कल्लूराम घर पे आता है तो ये सारी बातें पूजा अपने पति से बताती है और कहती है कि ये मौका अपने हाथ से ना गंवाए, बेहतर है कि हम दोनों रावतसर चलते हैं और अपनी बच्ची का वहाँ पे एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा देते हैं। पूजा जब इस तरह की बातें कल्लूराम से कहती है तो कल्लूराम को भी कहीं ना कहीं ये ठीक लगता है और फिर जमींदार के यहाँ रावतसर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर जनवरी 2018 के स्टार्टिंग महीने में कल्लू अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को लेकर के रावतसर कौर सिंह के यहाँ पहुँच जाता है। कौर सिंह पूजा और उसके पति कल्लूराम दोनों को ही जमींदार के यहाँ नौकरी पे रख देता है। उसके बाद पूजा और उसके पति कल्लूराम दोनों के ही बड़ी बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत होना शुरू होता है। अभी इन दोनों को वहाँ गए हुए लगभग 18 से 20 दिन ही हुआ था कि अचानक एक दिन कल्लूराम का पूरा परिवार कहीं गायब हो जाता है। एक दिन जब कल्लूराम की माँ कल्लू के नंबर पे जब फ़ोन करती है तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद से लगातार कल्लूराम की माँ कल्लू के नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन हर बार उसका नंबर स्विच ऑफ ही बताता है। देखते ही देखते लगभग एक सप्ताह का समय गुजर जाता है। इसीलिए कल्लूराम की माँ अपने छोटे बेटे दीपक को कल्लूराम के बारे में पता लगाने के लिए रावतसर भेजती है। जब दीपक रावतसर पहुँचता है तो दीपक की वहाँ पर मुलाकात कौर सिंह से होती है। दीपक कौर सिंह से कल्लूराम के बारे में पूछताछ करता है तो कौर सिंह ना तो कल्लूराम के बारे में और ना ही उसकी पत्नी पूजा के बारे में ठीक ठीक से बताता है। इसीलिए दीपक वहाँ से घर आता है और ये सारी बातें अपने पिता और अपनी माँ से बताता है। कहता है कि उन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिरकार 12 फरवरी 2018 को दीपक इसी टीबी थाने में जाता है और कल्लूराम की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस भी गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन ना ही कल्लूराम, उसकी पत्नी पूजा और उसकी बच्ची के बारे में कुछ पता चलता है। आखिरकार 4 दिनों बाद पूजा एक नए नंबर से अपने सास के नंबर पर फ़ोन करती है। फ़ोन करती है तो थोड़ी ही देर बात करती है और फ़ोन कट कर देती है। दीपक तुरंत ही उस नंबर को लेकर के टीबी थाने पहुंचता है और पुलिस को दे देता है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर पंजाब शहर के एक दुकानदार की है। पुलिस को समझ में आ जाती है कि शायद पूजा का पूरा परिवार पंजाब शहर में है। पुलिस अपनी टीम को लेकर के और पंजाब शहर के उस दुकानदार के पास पहुंचती है और फिर वहां पे आसपास के इलाकों में पूजा की कल्लूराम की तलाशी करना शुरू करती है। तो वहीं पास के इलाके में पुलिस की मुलाकात पूजा से होती है, लेकिन उस वक्त पूजा के साथ में केवल उसकी बच्ची थी, उसका पति कल्लूराम नहीं था। पुलिस जब पूजा से कल्लूराम के बारे में पूछताछ करती है तो पूजा भी ठीक ठीक से जवाब नहीं देती है। इसलिए पुलिस शक के आधार पर पूजा को अपने कस्टडी में लेकर के और सीधे टीबी थाने पहुंच जाती है और फिर पुलिस पूजा से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है कि कल्लूराम कहाँ है। आखिरकार पुलिस जब अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, पूजा भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और कहती है कि कल्लूराम की 15 दिन पहले ही हत्या कर दी गई है। पूजा कहती है कि मैं बचपन से ही अमीर बनना चाहती थी। पूजा जब शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है तो पूजा अपने साथ में ढेरों सारे सपने लेकर के जाती है। पूजा सोचती है कि शायद ससुराल जाने के बाद उसके जीवन में कुछ बदलाव होगा, लेकिन ससुराल पहुंचने के बावजूद भी जब पूजा के जीवन में कोई बदलाव नहीं होती है, आखिरकार पूजा अपने ससुराल वालों से झगड़े तकरार करके अपने पति को लेकर के मायके चली जाती है। मायके में भी जब जाती है, मायके में जाने के बाद भी कल्लूराम खेतों में मजदूरी का काम करता है। हार्ड वर्क जब करना शुरू करता है तो कल्लूराम के शरीर भी कमज़ोर पड़ जाता है। कल्लूराम को जब इस स्थिति में पूजा देखती है तो पूजा को भी समझ में आ जाती है कि शायद अब उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। इसीलिए पूजा अब जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही पूजा की पहली बार मुलाकात संदीप से होती है और पूजा जब अपनी पूरे परिवार की माली हालत के बारे में संदीप से बताती है तो संदीप को भी लगता है कि पूजा की माली हालत वाकई में बहुत ख़राब है। लेकिन संदीप जब पहली बार पूजा को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख करके संदीप पूजा की तरफ खींचे चले जाता है। इसीलिए संदीप पूजा को पाने के लिए उसकी मदद करने की सोच लेता है। संदीप पूजा की मदद करने के बहाने अक्सर अपने बहन के घर जाता है और अपने बहन के घर झूठ बोल करके पूजा के घर चला जाता है और पूजा के साथ बैठ करके लंबे समय तक बातचीत करता है। जब लंबे समय तक बातचीत करता है तो बातचीत करते करते पूजा को भी समझ में आ जाती है कि संदीप चाहता क्या है। दरअसल पूजा के भी पति का शरीर कमज़ोर हो चुका था। पूजा भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और संदीप के तरफ अपने आप को झोंक देती है और फिर पूजा के ही घर में संदीप और पूजा के बीच में संबंध बनना शुरू होता है। एक बार जब ये सिलसिला चलना शुरू होता है उसके बाद से कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इस बात की खबर ना ही तो संदीप की बहन को मालूम चलता है और ना ही पूजा के पति
कल्लूराम को मालूम चलता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार आस पड़ोस को लोगों को मालूम चल जाता है। अक्सर संदीप जब अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है, अपनी बहन से झूठ बोल करके पूजा के घर पे जाता है और लंबे समय तक वक्त पूजा के घर में ही बिताता है। जब आस पड़ोस के लोग अक्सर जब संदीप को पूजा के घर में आते जाते देखते हैं, तरह तरह की बातें करना शुरू करते हैं। जैसे इस बात की जानकारी पूजा को मालूम चलती है, एक दिन संदीप जब पूजा के घर पे उससे मुलाकात करने के लिए जाता है तो पूजा उसे साफ साफ मना कर देती है कि अब तुम दोबारा से यहाँ पे मत आना, क्योंकि आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगर किसी दिन मेरे पति को मालूम चल गया तो ज़रा सोच करके देखो हमारी हालत क्या होगी। संदीप कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता हूँ। पूजा कहती है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मजबूरी को समझो। इस पर संदीप कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो पूजा कहती है कि शादी तो कर लेंगे, लेकिन इसके लिए मैं भी अपना घर छोड़ देती हूँ और तुम भी अपना घर छोड़ दो और दोनों भाग करके शादी कर लेंगे। तो संदीप कहता है कि अगर हम भाग करके शादी कर लेंगे तो फिर ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगा, और अगर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया तो शायद हम कहीं भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। इससे बढ़िया कि मेरे पास एक सुझाव है कि मेरे पिता एक ज़मींदार के यहाँ काम करते हैं, तुम्हारे पति का माली हालत भी ठीक नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं अपने पापा से बात करता हूँ, तुम्हारे पति का वहीं पे नौकरी लगवा देता हूँ, तुम भी वहीं पे चली जाना और फिर हम दोनों आराम से वहाँ पे मुलाकात भी कर लेंगे। जब इस तरह की सुझाव संदीप पूजा को देखता है तो इसे सुन करके पूजा को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। फिर संदीप अपने पापा कौर सिंह से बात करता है और अपने पापा से बात करके कल्लूराम और उसकी पत्नी पूजा को लेकर के रावतसर चला जाता है और फिर उसी ज़मींदार के यहाँ पूजा और उसके पति कल्लूराम दोनों को नौकरी पे लगवा देता है। जैसे ही दोनों की खेती बाड़ी में नौकरी लग जाती है, दोनों का बेहतर तरीके से जीवन भी चलना शुरू हो जाता है। अक्सर संदीप मौका निकाल करके पूजा से मुलाकात भी करता है और साथ ही साथ संदीप भी अपने पापा के साथ खेतों में काम करना शुरू कर देता है। समय जब लगभग 15 से 16 दिन का गुजरता है, संदीप भी जब अपने खेतों में काम करना शुरू करता है, शाम के वक्त इतना काफ़ी हार थक जाता है कि संदीप भी रात्रि के खाना खाने के बाद तुरंत ही सो जाता है। दिन भर इतना काफ़ी मेहनत करते हैं कि आखिरकार पूजा के पति कल्लूराम और संदीप दोनों हार थक करके और शाम के खाना खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं। जब इस तरह का सिलसिला चलना शुरू होता है, रात में अकेले पूजा पड़ जाती है और फिर से अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए इधर उधर तलाशी करना शुरू करती है। तभी पूजा की नज़र संदीप के पिता कौर सिंह पे जाती है। कौर सिंह की उम्र लगभग 45 साल थी। कौर सिंह की पत्नी लगभग 5 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। उसके बाद से पूजा कौर सिंह के आगे पीछे मंडराना शुरू कर देती है। कौर सिंह भी जब पूजा को देखता है तो उसको देखते ही समझ जाता है कि पूजा क्या चाहती है। आखिरकार कौर सिंह भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और आखिरकार एक दिन कौर सिंह और पूजा के बीच में संबंध बन जाता है। लेकिन पूजा जैसे ही कौर सिंह के साथ में संबंध बनाती है, कौर सिंह के बेटे संदीप के बारे में भी सब कुछ सच सच बता देती है। पूजा कहती है कि दरअसल मेरा संदीप के साथ में भी लव अफेयर चल रहा है। जब ये सारी सच्चाई कौर सिंह से बताता है तो कौर सिंह इसको सुन करके नाराज़ होने के बजाय पूजा को कहता है कि मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम मेरे बेटे के साथ में भी रह सकती हो। उसके बाद से पूजा कौर सिंह और उसका बेटा संदीप दोनों के साथ में टाइम निकाल करके संबंध बनाना शुरू करती है। एक दिन पूजा जब कौर सिंह के साथ में संबंध बना रही थी कि अचानक उसी दिन आपत्तिजनक स्थिति में पूजा का पति कल्लूराम देख लेता है। जैसे ही कल्लूराम इस तरह की नज़ारा देखता है, अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई ही नहीं करता है बल्कि कौर सिंह को भी काफ़ी भला बुरा करता है और उसके बाद से अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है। इस कदर से उसके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देता है कि पूजा को मौका ही नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पूजा ना तो कौर सिंह से मुलाकात कर पाती है और ना ही उसका बेटा संदीप से मुलाकात कर पाती है। आखिरकार पूजा इतना काफ़ी बेचैन हो उठ पाती है कि एक दिन मौका निकाल करके कौर सिंह से मुलाकात करती है और कहती है कि मैं अपने पति के रहते हुए तुम दोनों से मुलाकात नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई रास्ता बताओ। इस पे कौर सिंह कहता है कि रास्ता बिल्कुल आसान है, क्यों ना तुम्हारे पति को इस दुनिया से हटा दिया जाए, उसके बाद से मैं और मेरा बेटा तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची दोनों का ख्याल रखेंगे। कौर सिंह जब इस तरह की बातें पूजा से कहता है, पूजा भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचती है और तुरंत ही इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस काम को करने के लिए कौर सिंह एक षड्यंत्र बनाता है और इस षड्यंत्र में कौर सिंह पूजा और अपना बेटा संदीप दोनों को शामिल करता है। 12 फरवरी 2018 के रात्रि के वक्त कल्लूराम जब खाना खाता है तो उसके खाने में उसकी पत्नी पूजा नींद की गोलियां मिला देती है। जैसे ही कल्लूराम खाना खाता है तुरंत ही नींद की आगोश में सो जाता है और फिर रात्रि के 11 बजे के आसपास कौर सिंह उसका बेटा संदीप पूजा के घर पे पहुंचते हैं। उस वक्त कल्लूराम गहरी नींद में सोया हुआ था। कौर सिंह पूजा और संदीप दोनों की तरफ इशारा करता है। पूजा और संदीप
कल्लू राम के दोनों हाथ पैर पकड़ते हैं और कौर सिंह पूजा का एक दुपट्टा ले करके कल्लू राम के गले में लगा करके इतना ज़ोर से खींचता है कि कल्लू राम की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत पहले से ही उसके घर के पीछे में एक गड्ढा खोद रखा था। उसी रात को ही कल्लू राम की डेड बॉडी को ले जा करके उस गड्ढे में डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। और फिर उसी रात को ही पूजा के घर में ही कौर सिंह और उसका बेटा संदीप दोनों एक साथ ही पूजा के साथ में संबंध बनाते हैं। और उसके बाद से अगले दिन से बड़े खुशहाल तरीके से पूजा अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करती है। पूजा को लग रहा था कि शायद किसी को कुछ मालूम ही नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही 4 से 5 दिन का वक्त गुजरता है, एक दिन कल्लू की माँ कल्लू के नंबर पर फ़ोन करती है। तो फ़ोन पूजा उठाती है। कल्लू की माँ जब पूजा से बात कर लेती है तो अपने बेटे से भी बात करने के लिए कहती है। इस पर पूजा कहती है कि वो खेतों में काम करने के लिए गए हैं, जैसे ही शाम को आएंगे मैं आपकी बात उनसे करवा दूंगी। शाम के वक्त फिर से कल्लू की माँ फ़ोन करती है तो पूजा कहती है कि वो एक दावत में गए हैं, कल सुबह आएंगे, कल सुबह जब आएंगे तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। लेकिन अगले दिन पूजा ये सारी बातें कौर सिंह से बताती है। इस पर कौर सिंह पूजा को एक सुझाव देता है कि तुम अपनी बच्ची को लेकर के कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में चली जाओ। पूजा भी कौर सिंह की बात मान लेती है और अपनी बच्ची को लेकर के पंजाब शहर में चली जाती है। जब 1 सप्ताह का समय गुजरता है, उसके बाद से कल्लू की माँ जब भी उसके नंबर पर फ़ोन करती है उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए कल्लू की माँ अपने छोटे बेटे दीपक को रावतसर भेजती है ये जानने के लिए कि दरअसल कल्लू राम है कहाँ। जैसे ही दीपक रावतसर पहुँचता है तो वहाँ पर मुलाकात कौर सिंह से होती है। कौर सिंह से जब पूछताछ करता है तो कौर सिंह भी कल्लू राम और उसकी पत्नी पूजा के बारे में ठीक ठीक जवाब नहीं देता है। इसलिए जब दीपक घर वापस जाता है तो थाने में जा कर के और कल्लू राम की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। लेकिन गुमशुदगी का रिपोर्ट जब दर्ज कराता है तो इस बात की जानकारी पूजा को नहीं मालूम चलती है। 4 से 5 दिन का जब वक्त गुजरता है, एक दिन पूजा अपने ससुराल में सास के नंबर पर फ़ोन करती है ये जानने के लिए कि दरअसल उसके ससुराल में चल क्या रहा है। लेकिन जैसे ही उस नंबर से फ़ोन करती है, दीपक उस नंबर को ले जा करके पुलिस वालों को दे देता है और इसी नंबर के जरिए पुलिस पूजा तक पहुंच जाती है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पूजा पुलिस वालों को बताती है तो पूजा के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही कौर सिंह और उसका बेटा संदीप दोनों को ही अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर इन्हीं के बताए हुए जगह पे इन तीनों को लेकर के जाती है और वहाँ के मिट्टी की खुदाई करती है, जिस गड्ढे में से कल्लू राम की डेड बॉडी बाहर निकलती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर के इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।